हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा ये उत्तराखंड पीसीएस मेंस एग्जामिनेशन के संदर्भ में रहेगा। आप लोग जान ही पा रहे हैं कि आने वाले समय में विशेष तौर पर उत्तराखंड के संदर्भ में आपको अपर सबऑर्डिनेट मेंस एग्जामिनेशन का सामना आपको करके चलना है। तो आज की चर्चा का डिस्कशन जो हमारा रहेगा ये पेपर नंबर 4 के संदर्भ में रहेगा, ठीक है ना। पेपर नंबर 4 के संदर्भ में रहेगा। और आप लोग जान पा रहे हैं कि जो पेपर नंबर 4 है ये अपने आप में अगर हम मुख्य परीक्षा की बात करें तो एक गेम चेंजर के रूप में आपके सामने आता है। 200 नंबर का मामला है और 200 नंबर के मामले में आपको 3 प्रकार की शब्दावलियों के आधार पर आपको जाना होता है। जैसे आप नीति शास्त्र कहने का कार्य करते हैं, सत्यनिष्ठा आप कहने का कार्य करते हैं या अभिरुचि आप कहने का कार्य करते हैं। आज की इस चर्चा के माध्यम से हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि ये जो विषय वस्तु है इस विषय वस्तु के संदर्भ में आप अपने आप को आसानी दे पाएँ या इस विषय वस्तु को जानने की प्रक्रिया में आप अपने आप को नाना प्रकार की सुविधाएं दे पाएँ, वही मैंने आपको बताने का प्रयास इस चर्चा के माध्यम से किया है। जैसे अगर आप रफली देखें तो जिस परीक्षा का सामना आपको करके चलना है तो परीक्षा आपके सामने क्या है कि उत्तराखंड अपर सबऑर्डिनेट मेंस एग्जामिनेशन 2025 है। और इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं सामान्य अध्ययन पेपर संख्या 4 आपके सामने आता है। और सामान्य अध्ययन में जो पेपर संख्या 4 आपके सामने आता है उसको जनरली हम इथिक्स या नीति शास्त्र कहने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसमें जो सारा खेल है वो 3 प्रकार की शब्दावलियों का खेल आपके सामने बन के आता है। एक आपके सामने क्या है, नीति शास्त्र है। एक आपके सामने क्या है मेरे प्यारे साथियों, सत्यनिष्ठा बना हुआ है। और एक आपके सामने क्या है, अभिरुचि आपके सामने क्या है, बना हुआ है। ये पूरा मामला जो आपके सामने आता है ये पूरा मामला आपके सामने क्या है, 200 नंबर का आता है, ठीक है, 200 नंबर का आता है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि देखिए अगर हम उत्तराखंड के संदर्भ में बात करें तो उत्तराखंड के संदर्भ में जो आपका मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें डबल ई का बड़ा रोल होगा। उसमें हमने क्या कहा, डबल ई का क्या है, बड़ा रोल आपको लेकर चलना है। डबल ई का बड़ा रोल जो है इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर ई का मतलब क्या होगा, इथिक्स होगा। और यहाँ पर ई का मतलब क्या होगा, आपका ऐसे राइटिंग होगा। ये 2 खेल ऐसे हैं कि अगर आप इनमें अपने आप को अच्छा कर पाते हैं तो मुख्य परीक्षा में सफलता के जो चांसेस हैं वो अपने आप ही क्या है मेरे प्यारे साथियों, बढ़ जाते हैं। अपने आप ही क्या है, बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आइए सब लोग मिलकर के इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाने का हम लोग क्या है कार्य करते हैं। देखिए 3 प्रकार की शब्दावलियां आपके सामने रखी गई हैं। नीति शास्त्र है, सत्यनिष्ठा है और क्या है, अभिरुचि है। और इनको क्या कहते हैं हम इंग्लिश में, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड हम कहने का कार्य करते हैं। तो आप इन 3 प्रकार की शब्दावलियों को आधार बनाते हुए यहाँ पर कुछ व्यवहार करने का कार्य करेंगे। जैसे मैंने कुछ बातें आपके लिए क्या है यहाँ पर रखी हैं। देखिए आपको ये समझ के चलना होगा कि ये जो 3 प्रकार की शब्दावलियां हैं, इन 3 प्रकार की शब्दावलियों की जो व्यापकता है ना, इन 3 प्रकार की शब्दावलियों की जो व्यापकता है यानी कि इन 3 प्रकार की जो आपकी टर्मिनोलॉजीज है इनका जो आपको कॉम्प्रिहेंसिव ग्राउंड है उसी कॉम्प्रिहेंसिव ग्राउंड को आधार बनाया गया है। और आधार बनाते हुए क्या है, इस विषय वस्तु का जो प्रस्तुतिकरण है वो आपके सामने क्या किया गया है। 3 प्रकार की शब्दावलियों को आपस में जोड़ दिया गया है और 3 प्रकार की शब्दावलियों को आपस में जोड़ते हुए क्या है आपके लिए एक नई प्रकार की विषय वस्तु तैयार की गई है जिसको आपको क्या है कैलकुलेट करके चलना होता है। सबसे बड़ी बात यह है मेरे प्यारे साथियों, ये जो विषय वस्तु है ये वर्तमान समय तक भी क्या है स्वतंत्र विषय के रूप में उपलब्ध नहीं है। ये वर्तमान समय तक भी क्या है मेरे प्यारे साथियों स्वतंत्र विषय के रूप में क्या है उपलब्ध नहीं है। ये बात आपको क्या है अपने आप को समझा करके चलना पड़ेगा। अगर ये विषय वस्तु एक स्वतंत्र विषय के रूप में अवेलेबल नहीं है, अर्थात ये विषय वस्तु एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में क्या उपलब्ध नहीं है, तो फिर क्या है, तो हमें ये मान के चलना होगा, हमें ये समझ के चलना होगा कि नाना प्रकार के जो आपके विषय हैं या जो आपके विभिन्न प्रकार के विषय हैं, विभिन्न प्रकार के विषयों का जो मिश्रित रूप है उसमें क्या अवेलेबल है यानी कि क्या है उपलब्ध है। अब ये जो आपके विभिन्न प्रकार के विषय हैं यहाँ पर आपको किस किस को कैलकुलेट करके चलना होता है, दर्शन शास्त्र को भी आप कैलकुलेट करके चलेंगे,
चलेंगे, समाज शास्त्र को भी आप कैलकुलेट करके चलेंगे, और राजनीति विज्ञान को भी आप कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पर लोक प्रशासन को भी क्या है मेरे प्यारे साथियों आप लोग कैलकुलेट करके चलेंगे। जब तक विषय वस्तु के संदर्भ में आपको जानकारी नहीं है, जब तक विषय वस्तु के संदर्भ में आपके व्यक्तित्व के पास जागरूकता नहीं है, तब तक उस विषय वस्तु को कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 3 प्रकार की शब्दावलियों की व्यापकता को आधार बनाते हुए एक विषय वस्तु आपके सामने रखी गई है। नंबर 1, ये जो विषय वस्तु आपके सामने रखी गई है वर्तमान समय तक भी स्वतंत्र विषय के रूप में क्या है उपलब्ध नहीं है, विभिन्न विषयों के मिश्रित रूप में क्या है अवेलेबल है, उपलब्ध है। और ये जो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट हैं इसमें आप जो सीमित कैलकुलेशन करके चलेंगे, दर्शन शास्त्र को आप लेके चलेंगे, समाज शास्त्र को आप लेके चलेंगे, और राजनीति विज्ञान को आप लेके चलेंगे, और साथ ही साथ क्या है मेरे प्यारे साथियों लोक प्रशासन को भी क्या है आप लोग अपने साथ क्या लेकर के चलेंगे। आगे क्या है देखिए, ये जो विषय वस्तु है इस विषय वस्तु के बारे में कहा जाता है कि प्रशासनिक अधिकारियों के व्यक्तित्व को नैतिक मूल्य और नैतिक आदर्श देना इस विषय वस्तु का सबसे बड़ा उद्देश्य है, आप ये मान के चलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब नीति शास्त्र जैसी विषय वस्तु का आधार बनाते हुए मुख्य परीक्षा में आप लोग व्यवहार करने का कार्य करेंगे तो वहां आपकी नैतिकता झलकनी चाहिए, वहां आपके नैतिक आदर्श झलकने चाहिए। हालांकि हमने हमेशा कहा है कि दुनिया में ना तो कोई ऐसी किताब है, दुनिया में ना तो कोई ऐसी क्लास है, दुनिया में ना तो कोई ऐसा अध्यापक है जो आपके व्यक्तित्व को नैतिक मूल्य देने का कार्य करे, क्योंकि हम हमेशा यही मानते हैं नैतिक मूल्य, नैतिक आदर्श और नैतिकता खुद से सीखने का एक मामला है। लेकिन यहां पर इस विषय वस्तु की डिमांड क्या है, या यहां पर इस विषय वस्तु की आप लोगों से अपेक्षा क्या है, तो आप ये मान के चलेंगे कि ये विषय वस्तु आपको नैतिकता देने का कार्य करेगी, नैतिक आदर्श देने का कार्य करेगी, नैतिक मूल्य देने का कार्य करेगी। और उसी प्रक्रिया में कई बार ऐसा हो जाता है कि इस विषय वस्तु के साथ जुड़ाव करने की प्रक्रिया में हम अपने आप को थोड़ा असहज महसूस करते हैं। तो वो जो असहजता है उसके लिए आपको पहले से तैयार होना पड़ेगा, उसको थोड़ा तोड़ना पड़ेगा, और अपने व्यक्तित्व को नैतिक मूल्य आपको देने होंगे, नैतिक आदर्श आपको देने होंगे, नैतिकता आपको देकर के चलनी पड़ेगी। यहाँ पर आप प्लेटो का रेफरेंस हल्का सा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे प्लेटो ने अपने आदर्शवादी राज्य का सिद्धांत आपके सामने रखा, और जब प्लेटो ने आदर्शवादी राज्य का सिद्धांत आपके सामने रखा तो आदर्शवादी राज्य के प्रत्येक कोने में नैतिकता 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 दिखाई पड़ी। ठीक है, और आपको तो प्लेटो कैलकुलेट करके चलने पड़ेंगे, आपको तो नीति शास्त्र की डिमांड है। हम अभी बात करेंगे प्लेटो को आपको क्या कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। अब देखिएगा, प्लेटो ने अपने आदर्शवादी राज्य के संदर्भ में एक फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट दिया था, यानी कि एक दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक की व्यवस्था आपके सामने रखी थी। और उनकी ओर से जिस फिलोसफर किंग को आपके सामने रखा गया था उसको उन्होंने कहा था कि पढ़ा लिखा एक व्यक्ति है, या पढ़ा लिखा क्या है एक व्यक्तित्व है और दर्शन का ज्ञान रखता है। सबसे बड़ी बात क्या कही थी कि दर्शन का ज्ञान रखता। तो प्लेटो ने समझाया था कि अगर कोई व्यक्ति दर्शन का ज्ञान रखता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि वो लोगों के साथ अपने आप को अच्छे से जोड़ पाता है, लोगों की समस्याओं को अच्छे से जान पाता है, और लोगों की समस्याओं के समाधान क्या है अच्छे से रख पाता है। तो यहां हम आपको यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यह विषय वस्तु अगर आपके व्यक्तित्व को नैतिक मूल्य देना चाहती है, नैतिक आदर्श देना चाहती है, नैतिकता देना चाहती है, तो प्लेटो की ओर से आप ये समझेंगे कि ये तमाम प्रकार की चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, दर्शन का सीमित ज्ञान आपके पास आ जाएगा। तो यही माना जाएगा कि आप लोगों के साथ अच्छी कनेक्टिविटी कर सकते हैं, आप लोगों की समस्याओं को अच्छे से सुन सकते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान क्या है आप अच्छे से निकाल सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर क्या है कैलकुलेट की गई है, वही बात मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर क्या है कैलकुलेट की गई है। अगली बात हम आपको यहाँ पर यह समझाना चाहते हैं कि ये जो विषय वस्तु है नैतिक मूल्य को अध्ययन आपको करके चलना है। वही मैं अभी आपको बता रहा था, नैतिक मूल्य का अध्ययन आपको करके चलना है, और नैतिक मूल्य को अध्ययन करना है, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, देखिए नैतिक मूल्यों को अध्ययन करने के साथ साथ आपको क्या है उनका आत्मसातीकरण भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप नैतिक मूल्य को अध्ययन करके चले जाएं और नैतिकता का परिचय ना दिखाएं।
आप नैतिक मूल्यों का अध्ययन करके चलेंगे और लिखने की प्रक्रिया में आप नैतिकता का परिचय भी देंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 3-4 महीने मान लीजिए इथिक्स आपने पढ़ा, दुनिया भर के नैतिक मूल्य आपने पढ़े या दुनिया भर के नैतिक सिद्धांत आपने पढ़े या दुनिया भर के नैतिक आदर्श आपने पढ़े और वहां लिखने की प्रक्रिया में आप थोड़े अहंकारी हो गए, आपका मनमाना व्यवहार हो गया, आप प्रैक्टिकल हो गए। ऐसा आपको नहीं करना है। नैतिक मूल्यों का अध्ययन करने के साथ साथ मेरे प्यारे साथियों, आपको नैतिक मूल्यों का आत्मसातीकरण करना पड़ेगा, यानी कि अपने व्यक्तित्व को नैतिक मूल्य आपको देने पड़ेंगे। ये इस विषय वस्तु की एक मांग भी है और आप लोगों से क्या है, एक गहरी अपेक्षा भी है। ठीक है, आगे आप देखेंगे कि अभ्यर्थियों के व्यक्तित्व की जांच करने का एक प्रभावी तरीका माना गया है ना। ये इथिक्स जो आपके यहां पर जोड़ा गया है, आप ये मान के चलेंगे। मैं तो हमेशा कहता हूं कि अगर साक्षात्कार की प्रक्रिया में आप थोड़े 19-20 हो जाते हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज इस बात को जान लो, अगर साक्षात्कार की प्रक्रिया में आप थोड़ा 19-20 हो जाते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको आज ही बताना चाहूंगा कि नीति शास्त्र में अगर आप बहुत अच्छा भूमिका अपना दिखा के आए हैं, नीति शास्त्र को बहुत अच्छे से आप कैलकुलेट करके आए हैं और साथ ही साथ निबंध को भी अगर आप बहुत अच्छे से कैलकुलेट आए हैं, तो मैं विदाउट एनी हेजिटेशन आपसे कह सकता हूं कि आप अपने आप को संभाल पाएंगे, क्योंकि ये इसी नाते जुड़ा है। ये इसी नाते जुड़ा है। आप खुद समझो, साक्षात्कार में कितने समय तक वो आपसे बात कर सकते हैं, कितने समय तक बात कर सकते हैं। चलिए, मैंने कहा कि मैक्सिमम 40 मिनट्स, मैंने कहा कि मैक्सिमम 30 मिनट्स। साक्षात्कार के भी अपने कुछ क्या होते हैं, मानदंड होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि साक्षात्कार की प्रक्रिया में पूरा दिन आपसे बात हो जाएगा या घंटों घंटों आपसे बात करेंगे। साक्षात्कार में ठीक है, उनको आपसे बात करनी है, आपके व्यक्तित्व को हल्का सा परीक्षण करके चलना है, लेकिन गहरा परीक्षण नैतिक मूल्यों के आधार पर जो आज चाहिए, जो प्रशासनिक अधिकारियों के व्यक्तित्व में होना चाहिए। क्योंकि कमीशन या बॉडीज या सरकार तो कहीं ना कहीं यही मान के चलती है कि हम करप्शन को दूर करना चाहते हैं। सैद्धांतिक बातें करो, व्यवहारिक बातें मत करो। तो एक सटीक जो प्रशासनिक अधिकारी है आज के समय में उसी को माना जा रहा है जिसके व्यक्तित्व में नैतिकता है, नैतिक मूल्य कूट कूट के भरे हुए हैं। तो वही बात यहां पर हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि आप ये मान के चलेंगे, है ना, कि अभ्यर्थियों के व्यक्तित्व की जांच करने का वर्तमान समय में क्या है, एक प्रभावी तरीका बना हुआ है। और अगर मैंने आपको इस प्रकार से बताया है कि अभ्यर्थियों के व्यक्तित्व की जांच करने का एक प्रभावी तरीका वर्तमान समय में बना हुआ है, तो मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल भी इसको हल्के में लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है। जो करना पड़ेगा, जो शर्तें हैं, जो अपेक्षाएं हैं, जो मांगे हैं, उन पर आपको खरा उतरना ही पड़ेगा। आप बच नहीं सकते, कहने का मतलब यह है। साथ ही साथ आप ये मान के चलेंगे कि कुछ दर्शन शास्त्रियों को आपको पढ़ के चलना पड़ेगा, कुछ दर्शन शास्त्रियों को आपको पढ़ के चलना पड़ेगा जो गाइडेंस हम आपको देने वाले हैं। कुछ समाज शास्त्रियों को आपको पढ़ के चलना पड़ेगा, गाइडेंस हम आपको देने वाले हैं। कुछ राजनीतिक विचारकों को आपको पढ़ के चलना पड़ेगा, गाइडेंस हम देने वाले हैं आपको। यानी कि कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्रियों, समाज शास्त्रियों, राजनीतिक विचारकों को आपको अपने अध्ययन में शामिल करके चलना पड़ेगा। ये बातें आपके मस्तिष्क में बिल्कुल फिट हो जानी चाहिए। फिट हो जाएंगी तो हम तो यही मान के चलेंगे कि विषय वस्तु आपके लिए क्या है, आसान हो जाएगी। और हम ये भी मान के चलेंगे कि हम आपकी मदद कर पा रहे हैं, हम ये भी मान के चलेंगे। अब देखिए, लोक प्रशासन की सीमित जानकारी जरूरी है मेरे प्यारे साथियों। यह बात समझ लेना, यह बात समझ लेना कि अगर आप नीति शास्त्र को कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो नीति शास्त्र के कैलकुलेशन के दौरान जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी आपको लिमिटेड इंफॉर्मेशन या लिमिटेड जो नॉलेज है वो आपके पास अवश्य होनी चाहिए। क्योंकि जब कक्षाओं के दौरान हम आपको खेल खिलाएंगे, कक्षाओं के दौरान जब हम नीति शास्त्र की दुनिया में लोक प्रशासन का प्रवेश कराएंगे, तब आपको असहज महसूस ना करना पड़े, तब आपको असुविधाओं का सामना ना करना पड़े, आपको तमाम प्रकार की आसानियां मिलती रहें। इसी नाते आज ही आपको बता के जा रहे हैं कि लोक प्रशासन सीमित मात्रा में क्या है, आपके पास होना चाहिए। यानी कि लोक प्रशासन की सीमित जानकारी क्या है, जरूरी है। उद्देश्य हमने आपको क्या बताया है, ताकि नीति शास्त्र को जोड़ना क्या हो जाए, आसान हो जाए, ताकि इथिक्स वाले सेगमेंट को जोड़ना क्या हो जाए, आसान हो जाए।
केस स्टडीज की उपयोगिता इसमें बहुत ज्यादा है, आप बात को समझ जाओ। एथिक्स में मेरे प्यारे साथियों, क्या केस स्टडीज की उपयोगिता बहुत ज्यादा है। हम आपको कम से कम, अगर ईश्वर का आशीर्वाद बना रहा, तो 40 या 50 केस स्टडीज आपको करवा देंगे, और 40 से 50 जो केस स्टडीज हम आपको करवाएंगे वो प्रीवियस ईयर्स की होंगे। जैसे यूपी से उठा लेंगे, आपको उत्तराखंड से उठा लेंगे, एमपी से उठा लेंगे, यूपीएससी का उठा लेंगे। तो 40 से 50 हम लोग क्या है, केस स्टडीज करने वाले हैं नीति शास्त्र के अध्ययन की प्रक्रिया में। लेकिन पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि नीति शास्त्र की दुनिया में केस स्टडीज की उपयोगिता क्या बनी हुई है। तो वही मैंने यहां पर आपको बना के दिखाया है कि नीति शास्त्र की दुनिया में केस स्टडीज की उपयोगिता क्या बना हुआ है। केस स्टडीज काम क्या करता है मेरे प्यारे साथियों, ये आपके मनोवैज्ञानिक स्तर को दर्शाने का कार्य करता है। आप कुछ भी नहीं लिख सकते, कुछ भी लिखेंगे कटिंग हो जाएगा, या ये मान के चलेंगे हमें पेज भर के आना है, कटिंग हो जाएगा ना। सटीक मनोवैज्ञानिक स्तर आपको दिखाना पड़ेगा, सटीक मनोवैज्ञानिक स्तर आपको दिखाना पड़ेगा, और एक ऐसा मनोवैज्ञानिक स्तर आपको दिखाना पड़ेगा जो संपूर्ण तौर पर समाजवादी हो, सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने की बातें करता हो, किसी को पीछे छोड़ने की बात ना करता हो। यह दिखाना पड़ेगा। मनोवैज्ञानिक स्तर में आप सेल्फ सेंट्रलाइज नहीं हो सकते। मनोवैज्ञानिक स्तर में आपको यह दिखाना पड़ेगा आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, आप दूसरों की चिंताएं करते हैं, आप दूसरों के लिए क्या है जीते हैं। यह कार्य आपको करके आना पड़ेगा। मनमाना व्यवहार आप नहीं कर सकते, मनमाना व्यवहार उचित नहीं है ना। मनमाना व्यवहार आप नहीं कर सकते, बचेंगे। आप ऐसा व्यवहार करेंगे जो बहुलता में क्या हो, स्वीकार योग्य हो, जो मोस्टली क्या हो, एक्सेप्टेबल हो। आपको ऐसा व्यवहार करके आना है जिसमें सामूहिकता 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 भरी हो, या आपको ऐसा व्यवहार करके आना है जो व्यापक स्तर पर क्या है, स्वीकार के योग्य हो या स्वीकार करने योग्य है। तो तीन बातें मनोवैज्ञानिक स्तर को दर्शाने का कार्य करती हैं केस स्टडीज। साथ ही साथ आप कोई अनुचित व्यवहार नहीं कर सकते, मनमाना व्यवहार आप नहीं कर सकते। आप ऐसा व्यवहार करके आएंगे केस स्टडीज के दौरान जो बहुलता में क्या हो मेरे प्यारे साथियों, स्वीकार योग्य बने। साथ ही साथ आप ये भी जान लें कि केस स्टडीज में आपको नाना प्रकार की एडवाइजेस आपको देनी पड़ती हैं, आपको नाना प्रकार की सलाहों का प्रस्तुतिकरण आपको करके आना होता है। तो सलाहों का जब आप प्रस्तुतिकरण करके आएंगे तो दो प्रकार की बातें मेरे प्यारे साथियों क्या है आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, सलाह के प्रस्तुतिकरण के दौरान आप सरकार की परेशानी को बढ़ाएं ना, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि आप सरकार की परेशानी को बढ़ाएं ना, बल्कि आप सरकार की परेशानियों को कम करने का कार्य करें। तो वही हमने यहां पे आपको समझाने का कार्य किया है कि केस स्टडीज में आपको डिफरेंट एडवाइजेज आपको देनी होती हैं, सलाहें आपको देनी होती हैं। तो जो आप सलाहें देने का कार्य करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों, वो तमाम प्रकार की सलाहों के दौरान या उनके प्रेजेंटेशन के दौरान आप सरकार की परेशानियों को बढ़ाने का कार्य नहीं करेंगे, बल्कि आप सरकार को क्या है मेरे प्यारे साथियों, सुविधा देने का कार्य करेंगे, बल्कि आप सरकार को क्या है सुविधाएं देने का कार्य करेंगे। साथ ही साथ आपको यहां पर यह बात भी अपने जहन में इस्टेब्लिश करके चलना होगा कि सलाहों के प्रस्तुतिकरण के दौरान आप सरकार के खर्चों को ना बढ़ाएं, आप सरकार के खर्चों को ना बढ़ाएं, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी के व्यक्तित्व से यह अपेक्षा की जाती है कि आप सरकार के खर्चों को ना बढ़ाएं, सरकार के खर्चों को सीमित करने का कार्य करें। ऐसी सलाहें, ऐसे कदम उठाएं जो ना तो सरकार को परेशानी दें और जो ना ही सरकार के खर्चों को क्या है बढ़ाने का कार्य करें। ये दोनों बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप कोई भी केस स्टडीज उठा के देखें पुराने समय की, है ना, तो उसमें सलाह आपको एक एडवाइस आपको देकर के चलना पड़ता है अंत में। और जब आप एडवाइस देने का कार्य करते हैं तो आपको ये बातें ध्यान में रखना पड़ेगा। आपका व्यवहार संविधान के अनुकूल हो। केस स्टडीज में कुछ चुनौतियां आपके सामने रखी जाती हैं, और जब उन चुनौतियों का हल आप निकालने का कार्य करते हैं तो हल निकालने के लिए कई बार आपको क्या है संविधान के रेफरेंस आपको लेकर के चलने पड़ते हैं। और मैं तो कहता हूं संविधान के रेफरेंस लेकर के चलो, क्योंकि मैं जब बाल मजदूरी को लेकर के आपको केस स्टडीज कराऊंगा, या मान लीजिए कुछ ऐसे अधिकारों को लेकर के केस स्टडीज कराऊंगा, तो वहां पर हम खुद संविधान के रेफरेंस क्या है लेकर के चलेंगे। तो संविधान के रेफरेंस लेना बड़ा जरूरी हो जाता है, यानी कि आपका व्यवहार संविधान के अनुकूल हो। तो मैं तो चाहूंगा कि आप
केस स्टडीज की डिमांड के अकॉर्डिंग अगर डिमांड बनती है कि संविधान का रेफरेंस लेना जरूरी हो गया है, तो आप क्या है मेरे प्यारे साथियों, संविधान का रेफरेंस बिल्कुल लेकर के चलें। साथ ही साथ क्या है, अनुचित आंकड़ों का प्रयोग न करें, क्योंकि हम हमेशा समझाते हैं मुख्य परीक्षा में अगर आंकड़ा आपके पास सटीक है, अगर आंकड़ा आपके पास सटीक है तो आप प्रयोग में कर लें, या अगर आप आंकड़े का प्रयोग करना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत दाएं बाएं मामला जा सकता है, तो आप आंकड़े का प्रयोग करेंगे और साथ ही साथ क्या लिख देंगे, लगभग लिख देंगे। अगर आंकड़ा सटीक रूप में है तो प्रयोग कर लें, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी संदेह बना हुआ है अपने आंकड़े की जानकारी को लेकर के, तो आंकड़े का प्रस्तुतिकरण आप कर सकते हैं, लेकिन बगल में क्या लिख देंगे, लगभग लिख देंगे। तो लगभग लिखने से क्या होगा, आप अपने आप को बहुत ही आसानी से क्या है बचा लेंगे, आप अपने आप को क्या है संरक्षण दिलवा सकते हैं। साथ ही साथ आपको मेरे प्यारे साथियों यहां पर यह भी ध्यान में रखना होगा कि सलाह के प्रस्तुतिकरण के दौरान आपको क्या है भविष्य को सकारात्मक बनाना है। यह बड़ी गहरी बात यहां पर हो जाती है कि केस स्टडी के अकॉर्डिंग अगर आप कोई सलाह देना चाहते हैं तो एक सकारात्मक भविष्य की ओर देखें, एक सकारात्मक भविष्य की ओर देखें, क्योंकि अगर आप एक सकारात्मक भविष्य की ओर देखेंगे तो यह माना जाएगा कि आपको दर्शन का ज्ञान हो चुका है, आपको यह माना जाएगा कि आप एक प्रगतिशील अधिकारी बनने की ओर क्या है अग्रसर हैं। तो ये माना जाता है कि यदि आप सलाहों का प्रस्तुतिकरण करना चाहते हैं तो प्रेजेंटेशन के दौरान आपको इन बातों को ध्यान में रखना होगा कि आप एक सकारात्मक भविष्य बना के दें, आप एक सकारात्मक भविष्य की ओर क्या है देखने का कार्य करें। तो मेरे प्यारे साथियों ये जो आपका जीएस में पेपर नंबर 4 है, इसके संदर्भ में हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हम आपकी सहायता करना चाहते हैं। लेकिन चर्चा के प्रस्तुतिकरण के दौरान सबसे पहला कदम हमने ये उठाया, हमने कोई सिलेबस आपके सामने डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि सिलेबस आपके पास है। लेकिन हमने यहाँ पर यह बताने का कार्य किया है कि आप इस विषय वस्तु को कैसे आसान बना सकते हैं, या इस विषय वस्तु के संदर्भ में आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। क्योंकि मामला अगर 5 या 10 नंबर का होता तो मामला अलग होता, लेकिन मामला पूरे 200 नंबर का है और सारा खेल नैतिकता का है, नैतिक मूल्यों का है, आपके मनोवैज्ञानिक स्तर का है। तो अगर आप अपने आप को थोड़ा अनुशासित कर पाएंगे, या यदि आप अपने आप को थोड़ा व्यवस्थित कर पाएंगे, तो 200 नंबर में आप क्या है अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और यदि अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं तो मुख्य परीक्षा में सफलता के चांसेस क्या हैं आपके अपने आप ही क्या है बढ़ जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों इस चर्चा का यही उद्देश्य था। हम ये मान के चलेंगे कि ये चर्चा आपको लाभान्वित करने का कार्य करेगी, ये चर्चा आपको कुछ ना कुछ सिखा के चलेगी, और इसी चर्चा को हम क्या है कंटिन्यू करने का कार्य करेंगे। यानी कि जो भी आपका रेस्पेक्टिव सिलेबस है, रेस्पेक्टिव सिलेबस में जो आपकी शब्दावलियां हैं, उन शब्दावलियों को आधार बनाते हुए हम इस विषय वस्तु के संदर्भ में आपकी सहायता करना चाहते हैं। कुल मिलाकर के मेरे प्यारे साथियों इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों और अपेक्षाओं के आलोक में हम आज की इस चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।